हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार पुलिस का सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जो आज ही डिस्कस कराया गया है। 18 जून 2025 को डिस्कस कराया गया है। शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कि अष्टप्रधान की नाम की मंत्रिपरिषद थी। तो अष्टप्रधान की नाम की जो मंत्रिपरिषद थी यह मराठा प्रशासन में थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे, एक थी अष्टदिग्गज। तो अष्टदिग्गज जो थी यह कृष्णदेव राय के दरबार में थी। याद रखेंगे, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थी। उसके बाद एक गुप्त के बारे में दिया हुआ है। तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था यह श्रीगुप्त था। चोल प्रशासन का जो संस्थापक यानी चोल साम्राज्य का जो संस्थापक था यह विजयालय था। और साथ ही याद रखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। याद रखेंगे। और मराठा साम्राज्य है इसका स्थापना शिवाजी के द्वारा किया गया था। वहीं शिवाजी का माता का नाम जीजाबाई था और उनके पिता का नाम शहाजी भोसले था। साथ ही याद रखेंगे कि शिवाजी का जन्म जो हुआ था यह 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था और शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी यह 1680 में हुई थी। इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो है भारत में अकबर बादशाह था। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गठन हुआ था यह हुआ था दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 1600 ईस्वी में। याद रखेंगे। और जो अकबर का शासनकाल था, अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 तक था। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि अकबर के शासनकाल में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। साथ ही याद रखेंगे कि अकबर के द्वारा ही मनसबदारी प्रथा शुरू की गई थी। अकबर के द्वारा दास प्रथा का जो अंत किया गया था, याद रखेंगे, अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत 1562 में किया गया। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया था 1563 में किया गया था। और वहीं जजिया कर को समाप्त किया गया था 1564 में समाप्त किया गया था। याद रखेंगे, ये अकबर के द्वारा किए गए कार्य है कि 1562 में उसने दास प्रथा का अंत किया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया और 1564 में जो है जजिया कर को समाप्त किया। साथ ही याद रखेंगे कि जो अकबर है, अकबर का जो संरक्षक था उसका नाम था बैरम खां। याद रखेंगे। और जो अकबर है यह मुगल वंश का था। मुगल वंश का जो संस्थापक था यह बाबर था। बाबर जो है 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। और बाबर के बेटा जो था यह हुमायूं, फिर हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा था जहांगीर और जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का जो बेटा था औरंगजेब। अब सबसे अंतिम जो शासक था मुगल वंश का यह हो जाएगा बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय, जो 1857 की क्रांति में जिसे अंग्रेजों के द्वारा रंगून भेज दिया गया था। इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा। अगला है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है यह जमींदारों के साथ किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो अस्थाई बंदोबस्त है इसका शुरुआत जो किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। वहीं स्थानीय स्वशासन जो है इसका शुरुआत लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। और महलवाड़ी व्यवस्था जो है यह मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था। और एक है रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है यह थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर जनजाति जो है विद्रोह कब हुआ था। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था 1820 ईस्वी में। साथ ही याद रखेंगे कि जो संथाल विद्रोह हुआ था, तो संथाल विद्रोह जो हुआ था यह 1855-56 के एरा में हुआ था। याद रखेंगे। उसके बाद जो मुंडा विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ था। और एक हुआ था, आप याद रखिए, केरल में मालाबार में जो हुआ था मोपला विद्रोह। तो याद रखेंगे कि जो मोपला विद्रोह हुआ था यह 1921 ईस्वी में किया गया था। याद रखेंगे कि मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत कौन थे। तो भारत में पुनर्जागरण के अग्रणी दूत हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ही 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी बंगाल में। और राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखित पुस्तक है कि जिसका नाम है संवाद कौमुदी। और साथ ही याद रखेंगे कि राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी गई थी यह अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। तो भारत का जो मार्टिन लूथर कहलाते हैं यह स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। याद रखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था। और इन्होंने आर्य समाज का जो स्थापना किया था यह 1875 में किया था। याद रखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है 1875 में आर्य समाज का
स्थापना किया था और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही बोला गया था वेदों की ओर लौटो। साथ ही याद रखेंगे कि दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था यह मूल शंकर था। साथ ही याद रखेंगे प्रकृति की ओर लौटो, यह जो नारा दिया गया था रूसो के द्वारा दिया गया था। याद रखेंगे कि प्रकृति की ओर जो लौटो का नारा दिया गया था यह रूसो के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, गलत को चूज करना है। पहला है मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है इनके द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया गया था, यह सही है। लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है केसरी शुरू किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेशनल हेराल्ड शुरू किया गया था। और महात्मा गांधी का द पायनियर नहीं होगा, महात्मा गांधी के द्वारा जो है यंग इंडिया शुरू किया गया था। और जो पायनियर है, पायनियर का जो शुरुआत किया गया था यह जॉर्ज एलन के द्वारा इलाहाबाद में किया गया था 1865 में। याद रखेंगे कि पायनियर का जो शुरुआत किया गया था पायनियर का जॉर्ज एलन के द्वारा इलाहाबाद में किया गया था 1865 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो अंग्रेजी भारतीय सेना में जो है चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो है यह शामिल की गई थी दिसंबर 1856 में। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसको शामिल किया गया था हेनरी हार्डिंग के द्वारा। याद रखेंगे हेनरी हार्डिंग के द्वारा जो है इसे सेना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है पहला दिया हुआ सूची कि 1857 के विप्लव के नायक और उनके कार्यक्षेत्र। तो जो इसमें हो जाएगा कुंवर सिंह हो जाएगा, यह आरा से थे। नाना साहब जो हो जाएगा, नाना साहब यह कानपुर से थे। उसके बाद है मौलवी अहमदुल्ला जो कि अवध से, और वक्त का हो जाएंगे यह दिल्ली से हो जाएंगे। याद रखेंगे वक्त का जो थे यह दिल्ली से थे, मौलवी अहमदुल्ला जो थे अवध से थे, कुंवर सिंह आरा से विद्रोह किए थे और नाना साहब कानपुर से विद्रोह किए थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहले का हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे का 1 हो जाएगा, फिर तीसरे का जो हो जाएगा तीसरे का 3 हो जाएगा और चौथे का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4 1 3 2 हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं 4 1 3 2 जो है ऑप्शन सी में है, तो इसीलिए ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चार 1 3 2, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, यह हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन 1924 में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो था 39वां सत्र था। याद रखेंगे जो बेलगांव वाला था यह 39वां सत्र था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी यह 19 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि बंगाल विभाजन जब लागू हुआ था यह 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। घोषणा जो हुई थी यह 19 जुलाई 1905 को हुई, लेकिन इसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। और साथ ही याद रखेंगे कि बंगाल विभाजन जो है कर्जन के द्वारा लागू किया गया था, लेकिन हार्डिंग द्वितीय के द्वारा जो है 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और फिर उसके बाद राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। नेक्स्ट है, अपने शिलालेखों में अशोक जो है सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अपने शिलालेखों में अशोक प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं जो भाब्रू अभिलेख है उसमें अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है। याद रखेंगे कि भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है। नेक्स्ट है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है यह कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि एक है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो समुद्रगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था, एक है एहोल अभिलेख। तो जो एहोल अभिलेख है यह पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखवाया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से प्राचीन भारत के लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा गलत मिलान है? तो गलत मिलान को चूज करना है। पहला है मृच्छकटिकम जो शूद्रक के द्वारा लिखा गया था, यह सही है। रघुवंशम जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया था, यह भी सही है। उसके बाद है बुद्ध चरित जो अश्वघोष के द्वारा, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। याद रखेंगे कि बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीएल 3 में कि बुद्ध चरित का जो रचना अश्वघोष के द्वारा किया गया था किस भाषा में किया गया था? तो यह संस्कृत में किया गया था। उसके बाद जो है कादम्बरी,
तो कादम्बरी जो हो जाएगा यह बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पे हर्षवर्धन दिया हुआ है तो गलत मिलान ऑप्शन डी हो जाएगा। कादम्बरी के जो लेखक हो जाएंगे यह बाणभट्ट हो जाएंगे। और हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था, हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तीन जो बुक है हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था, याद रखेंगे हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 3 नगरों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं यह हो जाएगा धौलावीरा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो धौलावीरा है यह 40वां विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और जो मोहनजोदड़ो है यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हाँ, अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वह हो जाएगा राखी गढ़ी। याद रखेंगे कि भारत में सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल जो हो जाएगा राखी गढ़ी हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि जो राखी गढ़ी है यह हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म का सुमेलन सही नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। आलमगीरपुर जो है यह उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद जो लोथल है जहाँ से गोदी यार्ड मिला है यह गुजरात में है। और कालीबंगन जो है तो कालीबंगन राजस्थान में हो जाएगा, हरियाणा नहीं होगा। हरियाणा में राखीगढ़ी और बनवाली है, तो कालीबंगन गलत हो जाएगा, तो सही नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रोपड़ जो है यह पंजाब में स्थित है। जो कालीबंगन है, कालीबंगन से जो है चूड़ियों के साक्ष्य मिले थे, यह भी याद रखेंगे। और सूतकोटता है जहाँ से घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो जो गायत्री मंत्र है यह ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही वेदों की बात करते हैं तो सबसे पहला वेद जो हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा हो जाएगा जो यजुर्वेद हो जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा यह सामवेद हो जाएगा। और सबसे बाद का वेद, चौथा वेद जो हो जाएगा यह हो जाएगा चौथा वेद अथर्ववेद। याद रखेंगे कि पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा हो जाएगा अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4 है। और साथ ही बात करेंगे अगर कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या जो है 6 है। और वहीं उपनिषद के बारे में बात करते हैं तो उपनिषदों की संख्या जो है 18 है। याद रखेंगे उपनिषदों की संख्या जो है 18 है। नेक्स्ट है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी जो बना था यह जमाली बना था, जो कि उनका दामाद था। ऑप्शन जो ए हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और महावीर की जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा था। साथ ही याद रखेंगे कि महावीर की जो माता थी उनका नाम त्रिशाला था। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी यह कोलीय वंश से संबंधित थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है कि महाजनपद का नाम दिया हुआ है और दूसरे सूची में जो है राजधानी दिया हुआ है। तो मत्स्य का राजधानी जो जाएगा, मत्स्य का विराटनगर हो जाएगा। उसके बाद कुरु का जो हो जाएगा इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। अगला है सूरसेन, सूरसेन का जो हो जाएगा राजधानी मथुरा हो जाएगा। और अस्मक का पोतन या पोटली हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो अस्मक है एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। याद रखेंगे कि अस्मक जो ऐसा महाजनपद है एकमात्र जो दक्षिण भारत में स्थित था और जिसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। तो हमारा मिलान हो जाएगा 3, फिर उसके बाद 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि जो 16 महाजनपद है इनकी जानकारी जो है अंगुत्तर निकाय से मिलती है। याद रखेंगे कि 16 महाजनपद है इनकी जानकारी जो है अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा शिवहर। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर पूछा जाए कि बिहार का न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा कैमूर। याद रखेंगे कि बिहार का न्यूनतम घनत्व वाला जिला कैमूर हो जाएगा। अगर जनसंख्या के बारे में बात की जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है पटना में है और सबसे कम जनसंख्या जो है यह शेखपुरा में है। याद रखेंगे सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में हो जाएगा। वही अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा वह हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, जिसका मुख्यालय बेतिया है। और उसके बाद पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, तो यह शिवहर हो जाएगा। याद रखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला हो जाएगा बिहार का यह शिवहर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बिहार लोक सेवा निवारण अधिकार अधिनियम जो है यह पारित किया गया था 2016 में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो बीपीएससी है, बीपीएससी का जो स्थापना किया गया था कब किया गया था? तो बीपीएससी का स्थापना किया गया था यह 1949 ईस्वी में किया गया था। और 1949 में नाटो का भी स्थापना किया गया था और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है कि बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो हो जाएगा यह हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी, जिसकी जो ऊंचाई है 874 मीटर है। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जो जयप्रकाश नारायण थे यह हो जाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। याद रखेंगे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है अरेस्ट करके हजारीबाग जेल में डाला गया था, जहां से वो दीपावली के दिन अर्धरात्रि में अपने दोस्तों के साथ फरार हो गए थे। और साथ ही याद रखेंगे कि जो राजेंद्र प्रसाद है उनको डाला गया था बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो मधुबनी जो है यह सीमा साझा करता है, किशनगंज भी करता है, सीतामढ़ी भी करता है, साथ ही पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण भी करता है। पूर्णिया जो हो जाएगा हमारा यह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था यह पटना, यहाँ पे बांकीपुर भी दिया हुआ है तो बांकीपुर आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोकल जगह का नाम बांकीपुर है। पटना के बांकीपुर में हुआ था, यहाँ पे दोनों नहीं देना चाहिए था। पटना के बांकीपुर में जो है बिहार का पहला राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो कि 27वां अधिवेशन था। और इसके जो अध्यक्ष थे यह 1912 में किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे यह थे आर.एन. माधोलकर। याद रखेंगे आर.एन. माधोलकर जो है बिहार के पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष में बांकीपुर के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद बिहार में जो दूसरा हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, तो दूसरा हुआ था गया में हुआ था। गया में जो हुआ था यह 1922 में किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे यह चित्तरंजन दास थे। याद रखेंगे कि गया का जो अधिवेशन हुआ था 1922 में, यह दूसरा अधिवेशन था बिहार का, और इसके जो अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट है, और साथ ही याद रखेंगे कि जो दूसरा अधिवेशन हुआ था यह 37वां अधिवेशन था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की थी? तो यह हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल के जो द्वारा जो है उत्तरापथ स्वामिन का उपाधि धारण किया गया था। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीत जो हुआ था यह राजगीर में हुआ था। उसके बाद प्रथम जैन संगीत जो हुआ था यह पाटलिपुत्रा में हुआ था। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे यह चंद्रगुप्त मौर्य थे, यह भी सही है। उसके बाद है कर्नाटक वंश के संस्थापक गंगदेव, यह गलत हो जाएगा क्योंकि कर्नाटक वंश के जो संस्थापक थे यह नान्यदेव थे। याद रखेंगे कर्नाटक वंश के जो संस्थापक थे यह नान्यदेव थे, तो इसमें मिलान गलत पूछा गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन है, देश में कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार उत्पादित करता है? तो बिहार जो है 85% से अधिक उत्पादन करता है। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए ले लेंगे, 85% से ज्यादा दिया हुआ है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया गया था यह गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि बिहार का जो पहला हिंदी समाचार पत्र था उसका नाम था बिहार बंधु, और बिहार बंधु के जो संस्थापक थे उनका नाम था केशवराम भट्ट। याद रखेंगे कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, और उसके संपादक जो थे केशवराम भट्ट थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? भोर का तारा, सांझ का तारा, भगनी, ये सब कुछ होता है जो यह शुक्र होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है? तो जिस स्थान पर वार्षिक टेम्परेचर का अंतर जो होता है न्यूनतम होता है वह भूमध्य रेखा हो जाएगा। भूमध्य रेखा जिसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं, यही इसी को इक्वेटर भी बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रूड निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है? तो जो क्रूड बना होता है यह लोहे से बना होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भूप्रपट्टी में जो है सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। तत्वों की बात की जाए तो ऑक्सीजन पाया जाता है, वहीं धातु की बात की जाए तो एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाता है, और उप धातु की बात की जाए तो भूप्रपट्टी में सबसे ज्यादा सिलिकॉन पाया जाता है। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है जब उस पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? तो कोयला एवं पेट्रोलियम जो पाया जाता है यह परतदार और अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। याद रखेंगे कि अवसादी चट्टान जो है इसमें जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, तो इसलिए इसमें कोयला और पेट्रोल दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी से जो है सबसे अधिक जल वाष्प निकलती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? तो भारत में जो सबसे लंबी तटरेखा हो जाएगी यह हो जाएगी गुजरात की। फिर गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर हो जाएगा तमिलनाडु का। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में गुजरात और आंध्र प्रदेश नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि तमिलनाडु जो है इसमें सबसे अधिक लंबी तटरेखा है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी श्रृंखला जो हो जाएगी यह हो जाएगी अरावली पहाड़ी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो यूनेस्को का मुख्यालय है यह पेरिस में है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो यूनेस्को का स्थापना किया गया था, तो यूनेस्को का स्थापना 1945 में किया गया था। और जो यूनेस्को के साथ ही याद रखेंगे यूनिसेफ, एक है यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का जो स्थापना किया गया था इसका स्थापना 1946 में किया गया था। दोनों याद रखेंगे कि यूनेस्को का मुख्यालय जो है यह पेरिस में है और यूनेस्को का स्थापना 1945 में किया गया था। लेकिन अगर यूनिसेफ की बात की जाए तो यूनिसेफ का स्थापना जो है 1946 में किया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन बना है? तो ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश जो बना है यह इंडोनेशिया बना है। याद रखेंगे कि पहले से ब्रिक्स में जो है 5 देश शामिल थे और ब्रिक्स का जो स्थापना किया गया था यह 2009 में किया गया था और ब्रिक्स का जो मुख्यालय है यह शंघाई में है। याद रखेंगे कि ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन में है। चाइना में जो है, चाइना के शंघाई में ब्रिक्स का मुख्यालय है। और साथ ही याद रखेंगे कि जो 5 देश थे पहले से सदस्य थे और 5 देश बाद में शामिल हुए, जिसमें शामिल हुए उसमें शामिल है इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद मिस्र और सबसे लास्ट में जो है इंडोनेशिया। जो इंडोनेशिया है यह 10वां देश है शामिल होने वाला। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी यह 1944 में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे एक हुआ था IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो भी स्थापना किया गया था यह भी 1944 में ही किया गया था। और इन दोनों का जो स्थापना हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करने के लिए दिया हुआ सूची 1 और 2। पहले है कि भारतीय संविधान का मत दिया हुआ है और जिस देश से अपनाया गया है उसके बारे में दिया हुआ है। पहले दिया हुआ ऑप्शन में DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो यह जो लिया गया है यह आयरलैंड से अपनाया गया है। तो पहले का जो मिलान हो जाएगा यह हो जाएगा 3। उसके बाद जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से, तो यह जो मिलान हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो पहले जो हो जाएगा 3 और 5 हो जाएगा। तो 3 और 5 जो है 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन फिर उसके बाद देखते हैं संघ राज्य संबंधों की जो समर्थित सूची है यह ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो उसके बाद 3, 5 और 1 हो जाएगा। तो 3, 5, 1, 3, 5, 1 जो है ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर जो है डी का मिलान 2 हो जाएगा कि भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यानी संघात्मक व्यवस्था जो है यह कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट है, इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 और 2 दी हुई है। पहला है जिसमें भाग दिया हुआ है और उसके बाद उससे संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। तो पहला जो है, पहला दिया हुआ है भारतीय संविधान का भाग 9। तो भारतीय संविधान का जो भाग 9 है वह पंचायती राज से संबंधित है। उसके बाद है भारतीय संविधान का भाग 8। तो भारतीय संविधान का भाग 8 जो है यह संघ क्षेत्र से संबंधित है। अगला है भारतीय संविधान का भाग जो 14A है यह मूल कर्तव्य से संबंधित है। 4 का यह मूल कर्तव्य है। और भारतीय संविधान का भाग जो 9A है यह नगर पालिका से संबंधित है। इसका मिलान 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे भारतीय संविधान का जो भाग 9 है पंचायती राज से संबंधित है, भाग जो 8 है संघ क्षेत्र से संबंधित है, भाग जो है 4 1 है
यह मूल कर्तव्य से संबंधित है। और भारतीय संविधान का भाग जो 9 का ए है यह नगरपालिका से संबंधित है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो संविधान का अनुच्छेद जो हो जाएगा 14 हो जाएगा, जिसमें कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद जो 12 है इसमें राज्य की परिभाषा दी हुई है और 14 जो है यह विधि के समक्ष समानता दी गई है। वहीं जो अनुच्छेद 15 है इसमें धर्म, जाति, लिंग के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक हो जाएगा यह सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने जो शक्ति प्रदान है यह अनुच्छेद 123 में दी हुई है। और अध्यादेश जारी करने पर जो है यह 6 सप्ताह तक वैलिड होता है। और याद रखेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा जो सीजेआई से सलाह ली जाती है, परामर्श ली जाती है, वह आर्टिकल 143 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी जो है कैग की नियुक्ति होती है? तो कैग की नियुक्ति जो होती है अनुच्छेद 148 के द्वारा होती है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो यह लौटाया जाना चाहिए 14 दिन के अंदर में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 110 में किया गया है। और अनुच्छेद 112 जो है, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। और याद रखेंगे कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक जो है 14 दिनों के भीतर लौटा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो लोकसभा का जो कोरम होता है कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। यानी टोटल संख्या जो 550 है तो इसका 10% यानी 55 जो हो जाएगा कम से कम जरूरी होगा। नेक्स्ट है, WC क्रिकेट का विजेता 2025 में कौन बना है? तो WC क्रिकेट का जो विजेता बना है यह दक्षिण अफ्रीका बना है। याद रखेंगे 2025 में WC क्रिकेट का WTC का विजेता जो बना है दक्षिण अफ्रीका बना है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या जो है 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है? तो भारत चुनाव आयोग जो है इन्होंने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर के 1200 कर दी है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। याद रखेंगे कि देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का जो पहला राज्य है यह मिजोरम बन गया है। और दूसरे नंबर पर जो बना है यह हो जाएगा गोवा। याद रखेंगे कि पहला जो है गोवा पूर्ण साक्षरता वाला राज्य बना है, फिर उसके बाद 2 नंबर पे मिजोरम बना है और 2 नंबर पे गोवा बना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र जो है समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो यह लॉन्च किया जाएगा 2026 में। याद रखेंगे कि भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र जो है समुद्रयान को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो इसका जो विषय था विश्व स्वास्थ्य सभा का स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला भिखारी मुक्त जो शहर है यह इंदौर को घोषित किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 2025 का, इसमें जो भारत को स्थान मिला है यह 191वां मिला है। याद रखेंगे कि भारत का जो स्थान है 191वां है और जो पहले स्थान पे है तो पहले स्थान पे इसमें नॉर्वे है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध जो है
ऑपरेशन केलर की शुरुआत की है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 जो है यह कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़िया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जो थांगजिंग पहाड़िया है यह मणिपुर में स्थित है। याद रखेंगे कि मणिपुर में कुकी जनजाति निवास करती है और यहीं पे थांगजिंग पहाड़िया भी है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाताल शब्द का उचित विलोम है। तो पाताल शब्द का जो उचित विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा आकाश। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द होगा। तो सुंदर का जो सही विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा बदसूरत। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि बल, इसमें जो हो जाएगा विद्युत धारा जो हो जाएगा यह मूल भौतिक राशि हो जाएगा और मूल भौतिक राशियों की संख्या जो है 7 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो सदिश राशि देखते हैं तो इसमें जो हो जाएगा विस्थापन सदिश राशि हो जाएगा। सदिश राशि का ट्रिक एक होता है जिसे बोलते हैं हम लोग वित्व। इसमें वेग, विस्थापन, त्वरण ये सभी जो है सदिश राशि हैं। नेक्स्ट है रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो रक्त दाब मापने वाला जो यंत्र होता है इसको बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम जाना जाता है। तो न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है इसे इनर्शिया के रूप में जानते हैं, यानी ये जो है जड़त्व के नियम से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक प्रतीत होता है यदि जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही होती है और नीचे जब आती है तो भार जो है हल्का महसूस होता है। तो इसमें पूछा गया है भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो जो त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही होगी। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण हो जाएगा कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग जो है उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय जो है पेन से स्याही निकलने लगती है। इसका जो कारण होता है वायु दाब में कमी होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुछ युक्तियां और संबंधित ऊर्जा स्थानांतर नीचे दी गई है, जिसमें है इलेक्ट्रिकल जनरेटर, यह जो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है, यह सही है। फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक मोटर, यह विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफर करता है, यह भी सही है। और डीजल इंजन जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है, जो प्रकाश से दिया हुआ है, तो यह गलत है। उसके बाद है सोलर सेल जो दिया हुआ है, तो सोलर सेल जो होता है यह रासायनिक ऊर्जा से जो है यांत्रिक ऊर्जा नहीं होगा, यह जो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है, यह भी गलत दिया हुआ है। तो जो सही है ऑप्शन 1 और 2 ही सही है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान है, उसका बिलियन का पीएच है। तो लाल लिटमस को अगर नीला कर देता है तो वह क्षारीय होगा। तो क्षारीय पीएच मान जो दिया हुआ है 8.5 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 73 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है। तो पहला दिया हुआ है वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा होता है यह वाशिंग सोडा जो होता है यह सोडियम कार्बोनेट होता है, और खाने वाला जो सोडियम होता है यह खाने वाला सोडा होता है यह सोडियम बायोकार्बोनेट होता है। तो यहाँ पे वाशिंग सोडा पूछा गया है, वाशिंग सोडा जो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है कॉस्टिक सोडा। तो जो कॉस्टिक सोडा होता है यह सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसके बाद जो है नीलत होता जो हो जाएगा यह कॉपर सल्फेट को बोलते हैं। उसके बाद जो है तो हाइपो होता है, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट को बोलते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 4, 1, 2, 3 हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो हो जाएगी ये हो जाएगी पोटेशियम। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है सोडियम हो जाएगा, उसके बाद कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है। इसी तरह जाते जाते जो सबसे कम हो जाएगा वह हो जाएगा प्लेटिनम।
और अगर प्लेटिनम ऑप्शन में नहीं रहता है तो सोना भी मार सकते हैं, क्योंकि उससे जो कम होता है क्रियाशील वह सोना होता है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन सा कार्बन का प्रूफ नहीं है? तो कार्बन का प्रूफ नहीं है, यह हो जाएगा ऑक्सोकार्बन्स। ऑक्सोकार्बन्स जो है कार्बन का अप्रूप नहीं है। बाकी जो है हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन्स, यह सभी जो है कार्बन के अप्रूप हैं। नेक्स्ट है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो इसमें जो हो जाएगा हीलियम। हीलियम जो हो जाएगा नोबेल गैस कहलाएगी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी गलत को इसमें चूज करना है। पहला है एस्कॉर्बिक एसिड जो है यह नींबू में पाई जाती है। उसके बाद माल्टोज जो है यह माल्ट में पाई जाती है। उसके बाद है एसिटिक एसिड। तो जो एसिटिक एसिड है यह सिरका में पाई जाएगी और दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत दिया हुआ है। और फॉर्मिक एसिड जो है यह लाल चींटियों के डंक में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो सबसे मीठी चीनी यह फ्रुक्टोज हो जाएगी, क्योंकि यह जो है सुक्रोज से भी मीठी होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो रेशम कीट पालन को जो है सेरीकल्चर बोलते हैं। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो एपीकल्चर होता है यह मधुमक्खी पालन से संबंधित है और फ्लोरिकल्चर जो है यह फूलों के संवर्धन से संबंधित है। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज किसने की है? तो जीवाणु की जो खोज की गई थी यह लीवेनहॉक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, जीवाणु की खोज लीवेनहॉक के द्वारा की गई थी। अगला है, ईस्ट होता है, ईस्ट और मशरूम हैं। तो ईस्ट और मशरूम जो होते हैं यह फंगस यानी फफूंद होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल रुधिर कणिका विहीन जंतु है। तो लाल रुधिर विहीन कणिका विहीन जो जंतु होते हैं यह केचुआ होते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है? तो खटमल जो है कीट है, मकड़ी जो हो जाएगा यह कीट नहीं है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो घरेलू मक्खी यह भी कीट है और मच्छर भी कीट का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो यह हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बांस है। तो बांस जो होता है एक घास होता है। बांस को एक प्रकार का घास माना जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। सूची 1 और 2 दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है फल। तो फल जो होता है यह अंडाशय यानी ओवरी से संबंधित है। फिर उसके बाद जो है उसके बाद बीज जो है यह बीजांड हो जाएगा। अगला है काष्ठ। काष्ठ हो जाएगा तना हो जाएगा, काठ हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है मंड। तो मंड हो जाएगा पत्ती। तो इसमें मिलान जो हो जाएगा हमारा, पहले हो जाएगा 4, फिर 1, फिर 3, 2, 4 3 1 2 4 1 3 2। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 और 2 दिया हुआ है। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना यह शुरू की गई थी 1951 से 56 के दौरान। उसके बाद है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है यह शुरू की गई थी 1961 से 66 तक। तो इसका मिलान हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद है चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 69 से 74 तक शुरू की गई थी। और जो छठी पंचवर्षीय योजना है यह 1980 से 85 तक रही थी इसका कार्यकाल। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 2 3 4 1 हो जाएगा। 2 3 4 1। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय आय बताया था यह 20 रुपए बताया था। नेक्स्ट है कि भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका जो स्थापना हुआ था यह 1 अप्रैल को हुआ था 1935 में। और रिजर्व बैंक इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था यह किया गया था 1949 में। याद रखेंगे कि 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, वह दर जिस पर भारतीय बैंक रिजर्व बैंक को उधार देती है जानी जाती है। तो इसे रिवर्स रेपो दर बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर भारतीय रिजर्व बैंक जो है बैंकों को अगर
उधार देती है तो उसको रेपो दर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर बैंक जो है रिजर्व बैंक को उधार दे रही है तो इसे रिवर्स रेपो दर बोलेंगे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला मैथ्स है, इसका आंसर मैं बता देता हूं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 91 का जो आंसर हो जाएगा या डी हो जाएगा, सॉरी 91 का डी नहीं, 91 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 17 हो जाएगा। उसके बाद है 92 जो 92 का आंसर हो जाएगा, यह भी बी हो जाएगा, 38 हो जाएगा। उसके बाद 93 जो है, 93 का जो आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है 94 नंबर 94, 94 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 63 हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 जिसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 5:12 हो जाएगा। उसके बाद 96 है जिसका आंसर सी हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। नेक्स्ट है 97, इसका आंसर बी हो जाएगा, 93.33 हो जाएगा। उसके बाद है 98 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2025 रुपये। उसके बाद 99 है, 99 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 3:2:7 हो जाएगा। 100 नंबर में सेम ही क्वेश्चन है तो इसका भी आंसर सेम हो जाएगा, 3:2:7 हो जाएगा। अगर सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।